हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मीन्स होता है देयर इज़ अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। जब कभी भी टिश्यू इंजरी होती है या फिर ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी ब्लड लॉस को रोकने के लिए हमारी बॉडी कुछ ऐसे मैकेनिज़्म करती है जिससे वहाँ से ब्लड लॉस जो है वो ना हो पाए कम्प्लीटली। वो ब्लड लॉस जो हो रहा है उसे हम प्रिवेंट कर सकें। इसमें 3 स्टेजेस हो सकती हैं। सबसे पहला वेसोकंस्ट्रक्शन, देन देयर इज़ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, नाउ थर्ड इज़ द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। वेसोकंस्ट्रक्शन में जैसे ही इंजरी होती है तो ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट करती है। ब्लड वेसल के कंस्ट्रक्ट होने से ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये जो वेसोकंस्ट्रक्शन है ये एक लोकल फिनोमेनन होता है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से समझें तो मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई है जिससे हम इन तीनों स्टेप्स को समझ जाएंगे। जैसे ही इंजरी हुई ब्लड वेसल और हमारे पास डैमेज हुआ एंडोथेलियम में तो कोलेजन जो है वह एक्सपोज हो गया। कोलेजन के एक्सपोज होने से वहाँ पर प्लेटलेट्स जो है वहाँ पर अटैच होने लगी और ये प्लेटलेट्स को अटैच होने के लिए एक फैक्टर जो है जो इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सेलरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉन विल्बर फैक्टर। सो उस कोलेजन के ऊपर प्लेटलेट्स जो है वो आकर जुड़ने लगी और प्लेटलेट्स जैसे ही उस कोलेजन पे जुड़ी तो उसका एक्टिवेशन हुआ, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई तो उन्होंने सेरोटोनिन रिलीज़ किया। सेरोटोनिन से कॉन्स्ट्रक्शन हो गया ब्लड वेसल का, जिससे टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि ब्लड का लॉस थोड़ा कम हुआ है। दूसरी स्टेप में जहाँ पर हमने देखा कि प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ उसमें सिक्रीशन होता है एडीपी का और थ्रोम्बैक्सिन A2 का। ये जो है ये और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। और ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होगी तो वहाँ पर फॉर्म होगा एक टेम्पररी प्लेटलेट्स का प्लग, जिससे हम और प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लड के लॉस को। तीसरी स्टेप में फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे से बन सकता है, जिसमें ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है जो कि प्रिवेंट करता है और फर्दर ब्लड लॉस को। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो है परमानेंटली ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, या फिर जैसे ही इंजरी होती है तो जो ब्लड का लॉस होता है वो हमारे पास एक फ्लूइड के फॉर्म में होता है। उसी फ्लूइड को एक जेली लाइक मास में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू विद इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसे हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और ये टोटल 13 होते हैं। जैसे फैक्टर फर्स्ट जो है उसको हम फिब्रिनोजन बोलते हैं, फैक्टर सेकंड इज़ प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ इज़ कैल्शियम, फिफ्थ इज़ लायबल फैक्टर, सिक्स्थ वाले का प्रेजेंस अभी प्रूफ नहीं है। नाउ सेवन्थ इज़ स्टेबल फैक्टर, एट इज़ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th is Christmas factor, 10th is Stewart factor, 11th is plasma thromboplastin antecedent, and 11th is Hagman factor, 12th is fibrin stabilizing factor। ये जितने भी फैक्टर्स हैं वैसे तो हम लोग इसे 13 फैक्टर बोलते हैं, पर क्योंकि 6 फैक्टर अभी इसका प्रेजेंस हमें पता नहीं है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल 12 फैक्टर्स जो है ये सभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, और इनका एक्टिवेशन, इन सारे इनएक्टिव फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है। सीरीज़ ऑफ रिएक्शन इट मीन्स कि एक रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन देन फिर दूसरी रिएक्शन को एक्टिवेट करेगी, दूसरी रिएक्शन तीसरी रिएक्शन को एक्टिवेट करेगी, जब तक हम लोग फाइनल स्टेप तक नहीं पहुंच जाते एक्टिवेशन की। उसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड इट रिफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप, ईच स्टेप इनिशिएट द नेक्स्ट until the final step is reached. Now there is a stages of blood clotting. ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए भी 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को हम 2 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे इट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर मतलब विद इन द ब्लड या फिर प्लेटलेट्स इस चीज़ को एक्टिवेट करती है। जब
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म करती है तो उसको हम इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे जब कभी भी टिश्यू ट्रॉमा होता है तो उसके लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है। सेकेंड स्टेप में आता है ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तीसरी स्टेप में फिब्रिनोजन जो है वो हमारे पास फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। अब हम सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे देखेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो रहा है प्लेटलेट्स के थ्रू, जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट है। जैसे ही हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स जो है वो डैमेज हुए, कोलेजन एक्सपोज हुआ, कोलेजन के एक्सपोज होने से हैगमैन फैक्टर जो है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, वो हमारे पास एक्टिव हैगमैन फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, जो कि फैक्टर नंबर 12 है हमारे पास। फिर आता है ये जो 12th नंबर का फैक्टर जो कि एक्टिवेट हुआ है, वो एक्टिवेट करेगा 11th फैक्टर को। 11th फैक्टर जो है वो 11th ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ये 11A जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये एक्टिवेट करेगा इनएक्टिव 9th फैक्टर को इनटू द एक्टिव फैक्टर 9। 9 फैक्टर जो है वो क्रिसमस फैक्टर है। देन स्टुअर्ट फैक्टर इनएक्टिव स्टुअर्ट फैक्टर को एक्टिवेट करेगा हमारे पास एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर जो कि 9 है, उसको वो कन्वर्ट कर देगा 10A में इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर विच इज़ 8 एंड द कैल्शियम। हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो 12 है वो इनएक्टिव 12 जो है वो 12A में कन्वर्ट हुआ। इनएक्टिव 11 जो है वो 11A मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट हुआ। फैक्टर नंबर 9 जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट हुआ। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जो है विद द हेल्प ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एंड कैल्शियम कन्वर्ट करेगा फैक्टर 10 विच इज स्टुअर्ट फैक्टर टू एक्टिवेटेड स्टुअर्ट फैक्टर 10A में। ये जो 10A है ये कंबाइन करेगा प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड के साथ और फैक्टर नंबर 5 के साथ, जो कि लायबल फैक्टर है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फॉर्म करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब हम देखें एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कभी भी जैसे ही टिश्यू ट्रॉमा हुआ तो टिश्यू जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फैक्टर नंबर 3 है। ये फैक्टर 3 जो है ये कन्वर्ट करेगा फैक्टर 10 को इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टेबल फैक्टर। फिर उसके बाद ये जो फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड द फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू आया है और फैक्टर नंबर 5 के प्रेजेंस में ये फॉर्म कर लेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन और इसमें प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है कैल्शियम की। ये जो थ्रोम्बिन है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से अगेन एक्सेलरेट करेगा फैक्टर नंबर 5 को ऑफ बोथ द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर नंबर 5 को एक्सेलरेट करेगा, जिससे हमारे पास और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होगा और अगेन जिससे और ज़्यादा थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन फिर कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को इनटू एक्टिव फिब्रिनोजन। एक्टिव फिब्रिनोजन पॉलीमराइज हो जाएगा, फॉर्म करेगा लूज स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिन को। ये लूज स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिन in the presence of fibrin stabilizing factor which is factor number 13 and calcium फॉर्म करेगा एक टाइट फिब्रिन क्लॉट, जिसको हम ब्लड क्लॉट बोलेंगे। फिर हमारे पास आता है क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन जैसे ही ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाता है, उसके 30 to 45 मिनट्स के बाद एक स्ट्रॉ कलर्ड सीरम जो है वो ऊज आउट होता है क्लॉट में से। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है बिकॉज वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, जिससे क्लॉट रिट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज़्म होते हैं जिससे हमारी बॉडी में नॉर्मली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है।
वो क्या क्या कंडीशंस है जिससे हमारी बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सबसे पहला फिज़िकल फैक्टर, फिज़िकल फैक्टर में क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो चल रहा होता है ब्लड का हमारी बॉडी में, जिससे ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होता है। दूसरा, हमारी जो ब्लड वेसल की एंडोथीलियम होती है वो बहुत स्मूथ होती है, जिससे उस कारण से भी ब्लड क्लॉट जो है वो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता है। केमिकल फैक्टर्स देखें तो पहला होता है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिससे हेपारिन होता है जो लिवर प्रोड्यूस करती है, मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, वो रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो है वो थ्रोम्बिन से कंबाइन हो जाता है। अब जैसे वो थ्रोम्बिन से कंबाइन हो जाएगा तो ये थ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन से कंबाइन होकर फॉर्म करेगा थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि थ्रोम्बिन अब बाइंड हो चुका है तो वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज़ ये करेगा कि ये इनएक्टिव कर देगा फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म करने के लिए। और तीसरा, हमारे जितने भी ये क्लॉटिंग फैक्टर है वो सभी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, जिससे कारण हमारी बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है।